तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट था भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा किसका पार्ट था? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, और पूरी जो हमारी यूनिट चल रही है वो क्या चल रही है अभी तक, मतलब जो पूरी 12th की हमारी फिजिक्स है बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चार्ज के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे? मैग्नेट वाले पॉइंट पे। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको डिफाइन करने से पहले यार ये बताओ, चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे होता है? पॉजिटिव है तो, और निगेटिव है तो ऑपोजिट में भागेगा, में पढ़ रखा है ना। ठीक है, अब देखो अगर वहां पे दोनों फील्ड हों, है ना, यार बात क्या है कि हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़ रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड को क्या पढ़ रहे थे? अलग पढ़ रहे थे, है ना। बट एक्चुअल में होता क्या है, दोनों एक जैसी होती हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हाई लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर आप ईएम वेव पढ़ोगे, इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको क्या कर सकते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे आपने 10th क्लास में फैराडेज के लॉ के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था? वो मैग्नेट को फेंक के मारते थे तो कॉइल में करंट आ जाती थी, पढ़ा है ना? ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, तो अगर आपने किसी मैग्नेट को, भाई अब आप थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें नॉइज जाएगी, अगर आपने किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ फेंक दिया तो कॉइल में क्या होता था? एक करंट आता था। तो बेसिकली करंट कब आती है? अरे करंट तब आएगा ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे। अभी तो पढ़ा हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या पढ़ा हमने? J = सिग्मा E। करंट कब आएगा? अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब आप मैग्नेट को फेंक के मारते थे ना, किसके ऊपर? कॉइल के ऊपर, तो मैग्नेट के मोशन से वहाँ पे क्या डेवलप होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती थी। और मैग्नेट के चारों तरफ आपको पता है क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो ये एग्जांपल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे क्या होगा यार? करंट होगा। और करंट होने से क्या होता है? उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। भाई जैसे ये वायर है ना, ये वायर में करंट फ्लो कर रही है, आप इसके पास में मैग्नेटिक कंपास लेके आ जाओ तो वो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर आपके घर में कोई भी वो है, सर्किट है, जैसे ये भी वायर दिख रहा है ना आपको, स्विच ऑन कर दो, इसके पास मैग्नेटिक कंपास लेके आओ, देखोगे जैसे आप मैग्नेटिक कंपास को उसके पास में लाओगे उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब करंट के पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्रिएट कर सकते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्रिएट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पढ़ा है? अलग पढ़ा है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हाई लेवल पे जाके दोनों को हम एक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों एंटिटीज डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम एंटिटी। कभी ये स्ट्रांग हो जाता है कौन? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कभी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, बट मोर और लेस दे आर क्या? सेम। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सर बेसिकली ये नहीं कहते कि एक वेव जा रही है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ भाई, वो बात अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे, तो आपको बताएंगे कि ये लाइट किसकी बनी होती है। और भाई फाइनली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लाइट किसकी बनी है। अरे लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ नहीं है। हम लोग लाइट देख रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। लाइट क्या है? यहाँ नहीं है भाई। देखो भाई, देखो भाई, अब आप सबसे पहले लिखे आप लॉरेंज फोर्स, और ये क्या बताता है? ये फोर्स आपको बताता है किसका इफेक्ट? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यार ये एक्सपेरिमेंटल है यार, जितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना उनकी कोई डेरिवेशन नहीं होती है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। फिर हमें बाद में देखना होता है कि वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप पूछोगे इसकी डेरिवेशन क्या है, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है
है ना। और वहाँ यार जितने फंडामेंटल लॉ होते हैं, कूलॉम्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये लॉरेंज फोर्स, ये सब क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंडेंट है ना। फोर्स का तो बेसिकली देखा जाए तो अभी तक कोई लॉजिक ही नहीं आया है कि फोर्स एक्ट क्यों करता है। अगर आप सोचो ग्रेविटेशन फोर्स क्यों एक्ट करता है तो कोई लॉजिक नहीं है इसका, मतलब इस पर रिसर्च ही चल रही है। दो चार्जेस बीच में कैसे फोर्स एक्ट करता है इस पर रिसर्च ही चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं। तो जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनका रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप पूछोगे कहाँ से आया तो मैं बोलूँगा कि क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस कि क्यू वी प्लस क्यू वी क्रॉस पी। अब लिखो भाई, इसमें लिखो पहले, लिखिए एफ इज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, force on a charged particle in presence of electric and magnetic field. Force on a charged particle in presence of electric and magnetic field. ठीक है, तो जो यहाँ पे क्यूवी फोर्स है ये क्या शो कर रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट आ रहा है कौन सा, क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या शो कर रहा है, ये फोर्स आपको शो कर रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, ये उसका फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टेट में। इनफैक्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ही यहाँ से किया था, कहाँ से, एफ एस क्यू वी, ई को क्या लिखते थे, एफ बाई क्यू, फिर लिमिट लगा देते थे क्यू टेंडिंग टू 0, है ना, और बोलते थे क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, वी वेलोसिटी, तो भाई यहाँ पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी, हाँ, इस कंबाइंड फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। हाँ, ये कंबाइंड दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। हाँ हाँ, लिखिए v इज वेलोसिटी, लिखिए भाई प्लीज आप लोग बात नहीं करिए, v इज वेलोसिटी एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन बाद में करेंगे, लिख पहले लेंगे। अब ये मत पूछना सर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, है ना। लॉरेंट फोर्स क्या है, फंडामेंटल फोर्स है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने यहीं से की थी बेसिकली, क्यों भी समझे। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर क्या होगा बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तभी काम करेगा जब चार्ज पार्टिकल के पास क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी नहीं है तो ये फोर्स बेकार है। सिर्फ कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो लिखिए इफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सारी बातें हो चुकी हैं, तो अभी हम इसको 0 कर देंगे, किसको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लिखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, तो बताओ भाई फोर्स क्या बचेगा हमारा, लॉरेंट फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, क्यू वी क्रॉस पी। तो आप सबको पता है वी क्रॉस बी कितना होता है, दिस इज वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एफ एम, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां से बताओ मुझे बी क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप सबको क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती थी वो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होती थी। तो शायद आपको याद होगा कि अगर ये ए है और ये बी है ना, तो जो ए क्रॉस बी आता था ये आउटसाइड आता था, और बी क्रॉस है इनसाइड, याद आ रहा है। तो क्या करते थे, राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करते थे ऐसे, कीपिंग थंब परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हुए। ए क्रॉस बी निकालना है तो आप फिंगर्स को ए से बी घुमाते थे, और थंब क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करोगे आप, बी से ए घुमाओगे तो थंब इन्वर्ट जाएगा। ठीक है, तो यार ये यहाँ बहुत पंगा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब ये मत पूछना सर क्यों होता है, फिर ये नेचर में ऐसा होता है कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ क्या, वी एंड बी। लिखो आप पहले इसको साइड में लिखना कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तरह सिंपल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था यार, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, फोर्स किधर एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो फोर्स आगे लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। ये सब बातें आपको पता है ना। और नेगेटिव पे कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ क्या चक्कर है, जो यहाँ जो फोर्स आता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो चलो भाई देखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। या थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल, देख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड बी। तो बी कितना हो गया बताओ, बी हो गया एफ एम, या इसको एफ ही लिख लो आप सीधे, बाय क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अगर आपसे कोई पूछता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या बोलते थे, सिंपल वे में, कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। कोई मुझसे कहता है यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, मैं क्या करूँगा, एक 1 कूलॉम के चार्ज को ला के रखूँगा, या जो भी फोर्स है, जो भी चार्ज है उसको रखूँगा मैं, और फोर्स को मैं उस चार्ज से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। बताओ कैसे डिफाइन करोगे इसको। Magnetic field is the force experienced by moving charge through per unit length of a current carrying wire. नहीं यार, वो बात ना वो भी आगे करेंगे, अभी हमने, हाँ अभी इसके अकॉर्डिंग बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ देखो अमन सही बोल रहा है, बोलो अमन। फोर्स एक्सपीरियंस बाय, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। अब इसी को लिख लेते हैं, लिखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या नॉर्मल कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। अब आप इंटेंसिटी वर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, राइट। अगर मैं क्यू को क्या कर दूं, 1 कर दूं, बाय यूनिट चार्ज, हाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद, नेगेटिव का तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। आप सिर्फ चार्ज लिख दो, डिफाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप Q को 1 कर देते हैं, चार्ज को 1 कर देते हैं, आप स्पीड को भी 1 कर देते हैं, और आप थीटा को क्या करते हैं, अगर आप थीटा को 90 पुट कर देंगे तो क्या होगा बताओ यार, Q1 हो गया, V1 हो गया, साइन थीटा V1 हो गया, तो B किसके इक्वल आ गया बताओ, B इज इक्वल टू F। तो वही मैंने आपको बोला कि क्वांटिटेटिवली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लियर ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या निकलेगी बताओ, चलो इसकी यूनिट बताओ। जो इसकी SI यूनिट होती है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं टेस्ला। ये निकोलस टेस्ला के नेम पे हो गई, समझे। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला हो गई, है ना। और वैसे यहाँ से क्या बनेगा बताओ, F/QV, है ना। हाँ देखो यहाँ से क्या बन रहा है, अगर आप टेस्ला को वैसे फोर्स और करंट के टर्म में लिखना चाहो तो क्या बनेगा यार, F क्या होता है, न्यूटन होता है ना। हाँ तो यार F/Q, Q क्या होता है बताओ यार, कूलॉम्ब हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इसको मैं करंट भी तो बोल सकता हूँ, अरे क्यूब C/S, चार्ज अपॉन टाइम, क्या हो गया, करंट हो गया ना। क्या बन गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्लियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्ला। हाँ डायमेंशन निकाल लो यार, अरे पूछ लेते भाई डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायमेंशन निकाल लो 1 मिनट, आप देखो क्या रही है। ठीक है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एरर्स डायमेंशन को हल्के में मत लेना, मैं सबको खोल रहा हूँ, मेरे को एडवांस में क्वेश्चन भरे पड़े हुए, अभी मैं जस्ट चेक किया है इसमें, तो हर एक साल में एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है किसका, एरर्स और डायमेंशन का। ये देख लो, डायमेंशन एरर्स क्वेश्चन एडवांस में भाई, एडवांस में, और खतरनाक से आ रहा है। वो पैराग्राफ दे देता है, जब तक आपको एरर्स का पूरा आइडिया नहीं होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन सर थोड़ा आसान पे करा रहा है,
आज बहुत आसान है। हाँ चलो भी देखो, लिखो क्वेश्चन लिखिए, आप कल करके लाएंगे। लिखिए एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ उसको निकालना, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। CGS उसको गॉस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉस। हाँ जो गॉस अपने साइंटिस्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, उनके नेम पे ही मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट है CGS यूनिट गॉस। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, अब आप इसको डराइव करके लाओगे कि 1 टेस्ला कितने गॉस होता है। ठीक है, ये आपको डराइव करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। अब निकालना है शुगर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आप। चलो अब मुझे बताओ भाई, आप निकालना है इसको, आप निकालना। नहीं कर लेना भाई, इसको हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। लिखिए आप नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इस पे, लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, किसके बारे में? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे, है ना, उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उनको लिखते हैं। तो लिखिए आप सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसमें यही है कि फोर्स इज जीरो। किस केस में बताओ? अब आप बताओ फोर्स कब कब जीरो हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के बारे में बात हो रही है। सर एंगल 0 डिग्री। बिल्कुल सही, दो बातें निकल गई क्या? या तो चल ही ना रहा हो, V जीरो जाए, या चल रहा है एंगल 0 हो जाए और V और B के बीच में एंगल जीरो हो गया। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? AB साइन थीटा। अगर थीटा जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, है ना। और जो हमारा फोर्स आता है वो कितना आता है? V क्रॉस B कितना हो जाएगा? VB साइन थीटा। तो फोर्स जीरो किस कंडीशन में हो सकता है? दो बातें निकल के आएंगी यहाँ से, या तो आपका V जीरो हो जाए, और या फिर क्या हो जाए आपका, ये आपका थीटा 0 और 180। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के क्या फेंक दिया? पैरेलल फेंक दिया, तो उस पर फोर्स नहीं आने का, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है, और या फिर उसमें वेलोसिटी ना हो। तो ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, कि अगर रेस्ट पे पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कितना होगा? 0। क्लियर? अगर आपने पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फेंका, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में आपने एंगल 0 किया, तो बताओ क्या होगा? साइन 0 0 होता है, या कितना कर दिया आपने? 180 कर दिया। उस केस में फोर्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, जो कि हमें फॉर्मूले से दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट, कि हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल ही बनती है, तो उसके पहले हम कैसे नहीं, पैरेलल भी बना सकते हो, सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। सॉलिनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, आपको बताएंगे, लिख लो आप चाहो तो। आप पूछना मैग्नेटिक फील्ड स्पाइरल शेप में होती है, वो बार मैग्नेट की फील्ड होती है ऐसे। पैरेलल फील्ड भी क्रिएट कर सकते हो। सॉलिनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है कैसी होती है? पैरेलल। खैर अभी लिखो आप, मैं आपको क्या बोला था भाई, प्लीज ध्यान दे रही, इधर ध्यान दे। क्या एक्सचेंज कर रहे हो तुम लोग? देखो भाई, एफ की डायरेक्शन क्या होगी बताओ आप लोग मुझे जरा। अरे डायरेक्शन क्या होगी भाई? नहीं भाई बोलो, जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्या बोलोगे आप? पैरेलल टू, यानी वेक्टर लगाए ना, यहां भी वेक्टर लगाए, तो जो V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स इज पैरेलल टू V क्रॉस B। क्लियर? और अगर ये पैरेलल टू V क्रॉस B है, तो इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्यों भाई? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना यार। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है। F इज परपेंडिकुलर टू V एंड ऑल्सो F इज परपेंडिकुलर टू B। दोनों के परपेंडिकुलर होता है, V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करेगी? अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती थी ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क याद आ रहा है, क्यूवी फोर्स होता था और आप डी चलाओगे तो वर्क डन कितना होगा? क्यूवी इंटू डी, या वो क्यू इंटू वी बन जाता था, याद आ रहा है? वी क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को भगा रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स तो जो हमारा वर्क डन होता था क्यू इंटू वी, वेयर वी इज, तो यहां बताओ कैसे क्या होगा? क्यों भाई, कौन बताएगा? मन बोलो, सोच के बताओ। अर्चित दोनों में बार बार गलत करता हूँ। 4 ये वर्क डन जो सत्यम ने बोला 0 होता है, तो बाकी लोग मुझे बताओ क्यों 0 होता है? इनका आंसर सही है। किसके? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट के भी तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ नहीं, पूरा बताओ ना, कॉस मत बोलो। लिखो, आप लिखो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय, अगला पॉइंट है ये, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0। ठीक है, इज ऑलवेज 0। क्यों 0 है? बिकॉज, हाँ, बिकॉज एफ इज परपेंडिकुलर टू क्या? वेलोसिटी, है ना, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, जो भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसको dx लिख रहा हूं मैं, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा f होगा ये परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? अरे परपेंडिकुलर dx हो जाएगा यार। और वर्क डन क्या होता है? f डॉट कॉस थीटा होता है। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है ना, इसका वर्क डन हमेशा क्या होता है? ऑलवेज 0। तो ये बताओ, अगर वर्क डन 0 हो गया और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसी होगी? भाई फोर्स क्या आ रहा है बताओ यहाँ पे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो उसका पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखो आप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होती है। अरे वेलोसिटी को क्या लिखते हो मैत्री? क्या लिखते हो? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नहीं लिखते हो? तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ही हुई ना। जैसे एरोप्लेन उड़ता है उसके लिए तो वेलोसिटी सामने है, फोर्स नीचे है, वो तो क्या कह रहे हो? भाई एक इंजन नाम की चीज उसमें नहीं, अगर एरोप्लेन भाग रहा है उसका क्वेश्चन ये है, एरोप्लेन का एफवीडी बनाओगे तो वहाँ पता कितने फोर्स आएंगे? एक mg नीचे आएगा, एक बर्नौलीज थ्योरम से फोर्स ऊपर आएगा, और एक जो पीछे इंजन से थ्रस्ट मिल रहा वो फोर्स आगे आएगा, और एक ड्रैग फोर्स पीछे आएगा। तो जो इंजन का थ्रस्ट होता है वो तुम्हारे ड्रैग फोर्स को बैलेंस करता है जिससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रहे, और जो mg होता है उसको, जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम से बॉइंट फोर्स आता है, बॉइंट फोर्स नहीं बोलना चाहिए बेसिकली उसको, जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स आता है वो एरोप्लेन के वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। भाई सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताओ? अरे सर्कुलर मोशन में सोचो आप कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स में डायरेक्शन क्या होती है बताओ मुझे? क्यों बोलो भाई? सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई, है ना, और ये क्या हो गया? तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, और यही एक्सेलरेशन हो गया बेसिकली। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताओ? सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है? या बोल सकते हैं तो वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर ऐसा सीन बन गया तो मोशन कैसी हो जाएगी?
समझे? तो इसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। अब ये पैराबोलिक भी तो हो सकता था। अगर 90 के अलावा कोई और एंगल बनता तो पैराबोलिक बनता, लेकिन आप देख रहे हो कि फोर्स क्या है पता है? अरे भाई, एक हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है कब? अगर हमारी वेलोसिटी और फोर्स में एंगल क्या हो, 0 या 180 हो, तो हमारा पार्टिकल क्या होगा? सीधा जाएगा या वापस आएगा। मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। फिर हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल के बारे में। नहीं, बहुत से लोग पूछ लेते हैं ना इसमें, भाई ये बताओ ये कर्व्ड पाथ पे क्यों नहीं चल रहा है, ये सर्कल पे क्यों घूम रहा है? तो आप क्या आंसर दोगे? क्यों एंगल हमेशा 90 ना यार, बात समझ रहे हैं? क्यों? जो फोर्स है वो कितना है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देयरफॉर पाथ इज सर्कुलर। तो हम इसको कर्व नहीं बोलेंगे। और पैराबोलिक में क्या होता था बताओ? पार्टिकल को ऐसा फेंका, हवा में किसी को ऐसा फेंका और फोर्स नीचे लग गया, तो एंगल कितना हो गया बताओ? अरे यार मोर देन 90 आ गया ना। तो फुटबॉल को जब मारते हो तो कैसा आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन यहाँ पे पाथ हमेशा क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो लिख लिया, पाथ इज सर्कुलर बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, कहीं भी हो, ठीक है? तो हमेशा इस सर्कल में घूमता रहता है। कोई और कर्व नहीं बनेगा भाई, पैराबोला नहीं बनेगा, कुछ एलिप्स नहीं बनेगा, ठीक है? अगर प्योर मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसको कम वेलोसिटी से फेंको या उसको आप ज़्यादा वेलोसिटी से फेंको, तो उसका पाथ होगा ऑलवेज सर्कुलर, ठीक है? बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या? वेलोसिटी। ये इसकी बेसिक बातें हो गई कि फोर्स कब जीरो होगा, उसका पाथ कैसा होगा, उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? चलो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। इस पर बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बात समझ में नहीं आई तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। हालांकि सबको पता है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? अगर ये वेक्टर ए है तो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, मैं बना दूं आपको। और ये बी है, ये 11th का टॉपिक है बेसिकली, है ना? अरे मतलब आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है? दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है? देखो भाई, है ना? तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बोलो? सुन लो भाई, क्या करेंगे बताओ? अर्षित बोलो। पहले पाम को स्ट्रेच करेंगे, फिर थंब को बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो फिंगर्स को कहाँ रखेंगे? इन फिंगर्स को ए की तरफ रखेंगे और घुमाएंगे किधर? एक्यूट एंगल। अभी नहीं, लंबे एंगल से नहीं घुमाना है, जो छोटा एंगल बनेगा वहाँ से आपको ए से बी घुमाना है। तो जब आप ऐसे ए से बी घुमाओगे तो थंब क्या पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे हमने वो टॉर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो मुझे बताते जाओ आप। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं भाई, प्लीज अब बात नहीं, सारे बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन फर्स्ट केस? आउटसाइड प्लेन, इनसाइड प्लेन। ऐसे ए से किधर घुमाया? बी। थंब कहाँ गया? आउटसाइड। तो डायरेक्शन क्या हो गया? ए क्रॉस बी आउटसाइड। आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड में डॉट यूज करते हैं एक्चुअली, ये ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ आउटसाइड है ना, करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। इनसाइड के लिए क्रॉस। हाँ, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? फिर ऐसे हैंड को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट रखेंगे, ऐसे अकेला किसी यहाँ पे रखेंगे ए की तरफ और किधर घुमाएंगे? बी। छोटे एंगल से, इधर से तो घुमा ही नहीं सकते ना, इधर से नहीं घुमाना है हमें, तो छोटा एंगल बनेगा वहाँ से घुमाना है, एक्यूट एंगल। तो ए से बी घुमाओगे आप ऐसे, तो पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। तो यहाँ भी ए क्रॉस बी कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड के लिए डॉट बनाते हैं सिंपली, और क्रॉस किसके लिए? इनसाइड के लिए। चलो बताओ यहाँ पे क्रॉस बी किधर है? अब कभी कभी तो आपको कॉपी घुमानी पड़ेगी। अब जब मैं इधर से मुझे दिक्कत होती तो मैं इधर आ गया, देखो ऐसे मैंने फिंगर्स कहाँ रखी,
ए की तरफ। अब या तो मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, पीछे तो हैंड जाने का नहीं, तो इधर से घुमाओगे आप, ये एंगल बड़ा हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलें तो ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल छोटा है, तो हमेशा छोटे एंगल से घुमाओगे आप। लेफ्ट हैंड मत कर देना, कभी आप लोग पेन पकड़े होते तो मैंने देखा है कि आप एक क्रॉस भी लेफ्ट हैंड से निकालने लगते हो। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हो, एग्जाम में भी कराते हैं भाई, नहीं गलती हो जाती है। आपका राइट हैंड ऑक्यूपाइड है तो आपने लेफ्ट हैंड से एक क्रॉस भी निकाल दिया। तो ए क्रॉस बी इज आउटसाइड, यहाँ भी आउटसाइड आ गया। ये सब बातें 11 में हो चुकी हैं, बट एक बार फिर से देख लो। यहाँ बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा। और बहुत से बच्चे कॉपी नहीं घुमाते हैं, उनसे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। कॉपी घुमाओ हैंड को ऐसे ऐसे, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ए से बी सर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो अभी देखो मुझे दिक्कत हो रही है ए क्रॉस बी में, भाई प्लीज रिकॉर्ड हो रहा है, बात नहीं। देखो अभी ए क्रॉस बी, मुझे इधर से दिक्कत हो रही ना, तो मुझे दिक्कत हो रही तो मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करूंगा और इधर आ जाऊंगा मैं। नहीं भाई घुमा उधर है, वहाँ भी कॉपी घुमा रहा है। आप देखो ए से किधर जा रही फिंगर, बी की तरफ, थंब कहाँ गया, साइड। दिस इज इनवर्ड। नहीं, उन्हें बहुत से बच्चे बताया करते हैं, कॉपी सामने रख लेते हैं, हैंड नहीं घूमता तो निकाल ही नहीं पाते हैं क्रॉस बी। ये मेडिकल वालों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ड्रॉपर बैच में बच्चे ना, वो थोड़ा उनका वो पढ़ के नहीं आते हैं क्रॉस डॉट, उनको बहुत दिक्कत होती है। एक दिन पूरा मेरा क्रॉस बताने में निकल जाता है। तुम लोग तो पढ़ चुके हो, खैर मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या हो गया भाई, इस पर एक्चुअली ना बुक्स रख दी थी ना, तो थोड़ा सा वो टॉपल कर गया इधर। ये बुक्स यहाँ वाली वहाँ रख दी थी, वो धीरे लोड पड़ रहा था यार। वो नीचे से ना, वो नीचे उसके स्ट्रेंथ नहीं होगी ग्राउंड पे ना, तो धीरे धीरे पुश हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास उसका आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया होगा आगे। खैर चलो यार, उस कॉर्नर से आगे सेंटर ऑफ मास आ गया तो बॉडी गिर जाएगी ना। चलो लास्ट बता दो, एक क्रॉस भी। देखो भाई इधर से नहीं कर पाऊंगा मैं फिर, है ना, तो एक क्रॉस भी है ना, दिस ए दिस बी, ठीक है, इनसाइड। खैर सारे बच्चे निकाल लेंगे, अब इसमें कोई गलती नहीं करेगा भाई ए क्रॉस बी निकालने में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आ गया, बी क्रॉस ए उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। तो मैं पहले आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी मिलेंगे, है ना। हाँ बस ठीक है, रखिए यार, वो पता नहीं कैसे वो लूज हो ही नहीं रहा। देखो अच्छा चलो भाई क्वेश्चन लिखो, आप आंसर देना। लिखिए प्रोटॉन, ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, a proton is projected from north to south. A proton is projected, कहाँ से कहाँ बोला मैंने, नॉर्थ टू साउथ, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हो गया नॉर्थ टू साउथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड इन ए प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन ए प्लेस वेर मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। आप मुझे सोच के बताओ कि वो पार्टिकल जो हमारा प्रोटॉन है किधर भागेगा। सारे बच्चे अपना आंसर लिखें, फिर मैं पूछता हूँ सबसे। तो चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या था, पहले ऐसे बना लो यार, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो किधर आपने फेंका उसको, तो ये किसकी डायरेक्शन है बताओ, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड का है वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो ये क्या होगा बताओ, ये वर्टिकली अपवर्ड होगा यार भाई। अंदर क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड और बाहर क्या है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन निकालने का मतलब होता है कि जिस तरफ फोर्स आएगा वो डायरेक्शन हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। देखो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब आप सबको पता है ना अमन, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, पता है ना बात।
क्या रिलेशन होता है इनमें बताओ? नेगेटिव का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों अपोजिट होते हैं। जो हमारा लॉरेंट फोर्स होता है वो क्या होता है? V क्रॉस बी होता है, उसमें V पहले आता है और B बाद में आता है। तो आप उसको उल्टा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से B क्रॉस B। तो हमने फोर्स का वही चेंज कर दिया ना, जो फंडामेंटल हमारा फॉर्मूला होता है, तो ऑलवेज V क्रॉस B। तो आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, V क्रॉस B निकालना है। चलो बताओ भाई V क्रॉस B कितना रहेगा? अब थोड़ा आपको कॉपी वॉपी घुमानी पड़ेगी, है ना। अब मुझे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? और V नीचे है। तो देखो मुझे V क्रॉस B करना है, तो फिंगर्स में कहाँ से कहाँ घुमाऊंगा? वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। तो देखो मैं V से B घुमाऊंगा ऐसे, है ना। अब ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बच्चे कर नहीं पाते क्वेश्चन, बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो दिस V एंड दिस B, तो V क्रॉस B इधर आ गया, किधर जा रहा था हम? तो फोर्स वेस्ट आ गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो सुन लो भाई, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो उस केस में फोर्स उल्टा जाता। एक चीज़ मैं आपको स्किप कर गया, पता नहीं पाया उस समय, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, अगर उसमें चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारा फोर्स आएगा वो किधर आएगा? V क्रॉस B के ऑपोजिट, समझे। तो बेसिकली अब आप ये बात नोट कर लो कि जब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो Q V क्रॉस B, समझे। तो अगर आपको कभी भी डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, एंड ऑल्सो यू हैव टू पुट डायरेक्शन ऑफ Q, समझे। तो जब आप ये ऐसे लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे लिख लीजिए आप नोट्स में लिखिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग V क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग V क्रॉस B, एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज क्या होगा बोलो? अरे V क्रॉस B का अपोजिट हो जाएगा यार, है ना। तो फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू V क्रॉस B, क्लियर है? V क्रॉस B का अपोजिट आएगा, या बोले तो इस फॉर्मूले में Q शुड बी पुट विद साइन, लिख लो आप। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जहाँ पे मैं फोर्स विद डायरेक्शन निकालना है, तो आप वहाँ पे Q को विद साइन पुट करेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज। तो अगर इसी केस में मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता तो क्या होता आंसर? किधर भागता वो? ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सही तरह लिखिए, आप लिखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, an electron is projected from east to west, an electron is projected from east to west in a place where magnetic field is from north to south, where magnetic field is from north to south। इलेक्ट्रॉन है, किधर फेंका है हमने उसको? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, अरे मैं खुद भूल गया यार, फेंका किधर से किधर था? और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोली नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। भाई डायरेक्शन बताना क्या था भाई? प्लीज़, अब बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बात नहीं भाई प्लीज़। वेलोसिटी किधर थी? तो यार ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। वेलोसिटी ये थी ना, दिस इज V, और मैग्नेटिक फील्ड किधर थी? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई B, दिस V, दिस B। तो V क्रॉस B किधर आएगा? मैंने बोला ना आपको कॉपी को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, अपनी सिटिंग पोजीशन या कॉपी को चेंज करना पड़ेगा। तो V क्रॉस B कहाँ आ रहा है बताओ? बाहर आ रहा है, लेकिन ये कब आता बाहर? अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है वो V क्रॉस B की, सक्षम क्या बता रहे हो यार, सही तो बनाया मैंने। अच्छा ठीक है, हमें कॉपी के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो V क्रॉस B इज आउटसाइड। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर की तरफ भागता, और चार्ज क्योंकि नेगेटिव कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। किधर डिफ्लेक्ट होगा? ये अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था। क्लियर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको कभी कभार नीट में भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में क्वेश्चन, है ना। तो डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्शन नहीं निकली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उससे कंबाइंड फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड, फिर पूछेगा उसका एक्सेशन किधर है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बता पाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होनेगा। ठीक है, तो वी क्रॉस बी निकालना आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट।